हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 14 का वीडियो नंबर 4। ठीक है। तो ये 14वीं यूनिट का चौथा वीडियो है। और इससे पहले 3 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 14 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है गैसीय प्रदूषकों के कारण उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम। हमने पढ़ा था कि शोभ मंडलीय प्रदूषण या वायु प्रदूषण क्या होता है और इसके मुख्य कारक कौन कौन से हैं। हमने पढ़े थे गैसीय प्रदूषक, जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़े थे, सल्फर के ऑक्साइड पढ़े थे, और हमने हाइड्रोकार्बन भी पढ़े थे। इसी तरीके से हमने कार्बन के ऑक्साइड भी पढ़े थे। ये सारे ऑक्साइड क्या करते हैं? नाइट्रोजन के, सल्फर के, कार्बन के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ये सब गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। हमने पढ़ा था कि इनके स्रोत क्या क्या हैं, कहाँ से ये प्राप्त होते हैं, और इनके हानिकारक प्रभाव क्या क्या हैं। ठीक है। अब हमें देखना है कि ये जो गैसीय प्रदूषक हैं, इन्हें रोकने का क्या तरीका है जिससे गैसीय प्रदूषकों का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो ना पड़े, और वायु प्रदूषण या क्षोभमंडलीय प्रदूषण को रोका जा सके। ठीक है। तो पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड की रोकथाम। आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत खतरनाक गैसीय प्रदूषक है। इसकी रोकथाम करने का सबसे पहला तरीका यह है कि वाहनों के कार्बोरेटर ऐसे होने चाहिए कि ईंधन का पूर्ण रूप से दहन हो सके। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी वाहन आपके पास है, स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल, जैसे स्कूटर, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, कार, ये जितने भी स्वचालित वाहन हैं, इनके कार्बोरेटर में ईंधन जाता है, जैसे पेट्रोल या डीजल गया और ऑक्सीजन गई, हवा। हवा के साथ जब पेट्रोल या डीजल का मिक्सचर तैयार होता है ऑक्सीजन के साथ, तो वो जलता है। पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो पेट्रोल या डीजल है, अब तक हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि पेट्रोल या डीजल का 60% हिस्सा ही जल पाता है। सुनो ध्यान से बिल्कुल। यदि आपने 1 लीटर पेट्रोल अपने स्कूटर में डलवाया या बाइक में डलवाया, तो 1 लीटर में से आपका पूरा 1 लीटर अर्थात 1000 ml पेट्रोल जलकर ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न नहीं करेगा। 1000 ml आपने डलवाया, 1000 ml में से लगभग 600 ml ही ऊर्जा में बदलेगा। यानी जो दहन होगा वो 600 ml का ही होगा। 400 ml तो हमारा वेस्ट ही जाता है बिल्कुल। इसका कारण यह है कि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि ईंधन को पूर्ण रूप से जला सके, 100% बर्निंग उसकी कर सके। तो हमें ऐसे कार्बोरेटर डेवलप करने पड़ेंगे कि वे ईंधन को 100% जला सके। और यदि ईंधन का पूर्ण रूप से दहन होगा ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न ही नहीं होगी। उत्पन्न होगी तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी, क्योंकि मैं बार बार बताता हूं कि हाइड्रोकार्बन चाहे कोई सा भी हो, हाइड्रोकार्बन को जब आप जलाते हो तो हाइड्रोकार्बन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही उत्पन्न होते हैं। बता रखा है ना। तो ईंधन पूर्ण रूप से जलेगा, हाइड्रोकार्बन पूर्ण रूप से जलेगा जब ही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर उत्पन्न होंगे। और यदि ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जलेगा, तो बेटे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होगी, उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगी। क्योंकि पूर्ण रूप से नहीं जला जब भी कार्बन को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई। यदि पूरा ऑक्सीजन उसे मिल पाता तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता। तो वाहनों के कार्बोरेटर ऐसे होने चाहिए कि ईंधन का पूर्ण रूप से दहन हो सके। ये टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करनी होगी। और यदि इस टेक्नोलॉजी को हमने डेवलप कर दिया तो इससे हमें एक फ़ायदा और भी हो जाएगा कि हमारे जो स्वचालित वाहन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक, इनकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, जिसे आप कहते हो माइलेज या एवरेज बढ़ जाएगा यदि ऐसा हुआ। और इससे प्रदूषण भी नहीं होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्पन्न नहीं होगी। नंबर 2, सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग। देखो नॉर्मली पेट्रोल कंपनियां क्या करती हैं कि नॉकिंग और बर्निंग, इन दोनों इफेक्ट को खत्म करने के लिए, देखो मैं बताता हूं,
आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके जो वाहन है, स्कूटर या मोटरसाइकिल, उसमें कभी कभी आवाज आती है ऐसी पटाखे जैसी आवाज, जैसे आपका इंजन छींक रहा हो, ऐसी आवाज आती है। इस तरह की आवाज को या तो वो हल्के से पटाखे की आवाज आएगी, या इंजन में से ऐसी आवाज आएगी साइलेंसर में से जैसे उसे छींक आ रही हो। ऐसी आवाज को हम कहते हैं नॉकिंग, या हिंदी में कहते हैं नॉकिंग को अपस्फोटन। तो ये जो नॉकिंग या अपस्फोटन होता है, ये पेट्रोल की एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या ये है कि पेट्रोल की बर्निंग सही नहीं हो पाती। जो पेट्रोल 60% भी नहीं जल पा रहा है, उसमें नॉकिंग या अपस्फोटन होगा। और नॉकिंग या अपस्फोटन जिस पेट्रोल में हो रहा है, तो समझ जाओ वो पेट्रोल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब पेट्रोल कंपनियां क्या करती हैं, इस नॉकिंग या अपस्फोटन को रोकने के लिए पेट्रोल में एक चीज मिलाती हैं जिसका नाम है TEL। उसे हम कहते हैं TEL। देखो, TEL, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पेट्रोल के अपस्फोटन या नॉकिंग को रोकने के लिए उसमें किस पदार्थ को मिलाया जाता है पेट्रोल में। तो आप कहोगे कि TEL को मिलाया जाता है। इसका पूरा नाम होता है टेट्रा इथाइल लेड। तो टेट्रा इथाइल लेड जैसे ही हम मिलाएंगे तो उससे पता क्या होगा। मान लो आपको पता है कि पेट्रोल नॉर्मल ऑक्टेन, नॉर्मल हेप्टेन और आइसो ऑक्टेन का मिश्रण होता है पेट्रोल। सुन लो ध्यान से। तो एक पेट्रोल की प्रॉब्लम यह है कि उसमें कार्बन कार्बन की श्रृंखला है इस तरीके से। ठीक है, कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है। उसमें एक तो होता है नॉर्मल हेप्टेन और एक होता है आइसो ऑक्टेन। इन दोनों का मिक्सचर ही पेट्रोल होता है। पेट्रोल का असली नाम होता है गैसोलीन। ठीक है, हम तो पेट्रोल उसे कहते हैं, कह सकते हो आप पेट्रोल। तो यदि इसमें ब्रांच है, मान लो इस तरीके से इसमें ब्रांच निकली हुई है, तो इस कार्बन की श्रृंखला में जितनी ज्यादा ब्रांचेज होंगी, उतना ही हाइड्रोकार्बन आसानी से जलेगा। इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। किसी भी कार्बन परमाणु की श्रृंखला में, हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला होती है, उसमें जितनी ज्यादा साइड चेन या ब्रांचेज निकली होंगी, उसकी बर्निंग उतनी अच्छी होगी, बर्निंग प्रोसेस अच्छी होगी, दहन उसका अच्छा होगा। तो हमने जो ये मिला है ना TEL, हमने जो ये TEL मिलाया, टेट्रा इथाइल लेड, इससे क्या होता है कि जो इसमें टेट्रा माने 4, इथाइल माने C2H5 ग्रुप है, वे 4 C2H5 ग्रुप इस चैन के यहां जुड़ जाते हैं इस तरह आगे। और जब C2H5 ग्रुप यहां जुड़ेंगे साइड में, तो इस कार्बन परमाणु की श्रृंखला में शाखाएं बढ़ जाएंगी, ब्रांचिंग बढ़ जाएंगी। और जितनी शाखाएं बढ़ेंगी पेट्रोल जलेगा उतना अच्छा। सीधी बात है भाई, पेट्रोल के जलने में प्रॉब्लम क्यों आ रही, क्योंकि उसमें ब्रांचेस कम है, शाखाएं कम है उसमें। और जब आप क्या करोगे, उसमें टेट्रा इथाइल लेड मिला दोगे, तो टेट्रा इथाइल लेड में टेट्रा माने 4, इथाइल माने C2H5 ग्रुप है, वे वहां से लेड से अलग होके उस कार्बन परमाणु की श्रृंखला के ऊपर जुड़ेंगे ऐसे। और जुड़ेंगे तो हमारा जो हाइड्रोकार्बन है उसमें ब्रांच बढ़ जाएंगी, शाखाएं बढ़ जाएंगी, जिससे पेट्रोल तो बहुत मस्त तरीके से जलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो जो लेड अकेला रह गया ना, जिसने 4 इथाइल छोड़ दिए, वो लेड तो रह गया अकेला। वो लेड जो है साइलेंसर में से धुएं के साथ बाहर निकलेगा और आपके इंजन को भी खाएगा लेड। और जब वो धुएं के साथ बाहर निकलेगा, तो वो लेड वातावरण में फैल जाएगा। और लेड वातावरण में यदि फैल गया, तो उसके फैलने से क्या होगा, उसके फैलने से प्रदूषण उत्पन्न होगा। और प्रदूषण उत्पन्न होने के साथ साथ एक प्रॉब्लम और होगी कि वो पेट्रोल को बर्निंग प्रोसेस में प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा लेड, जिससे बहुत सारा हाइड्रोकार्बन का हिस्सा, कुछ हिस्सा ऐसा भी होगा जिसमें कार्बन को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ठीक है, लेड अपने चक्कर में कार्बन के कुछ परमाणुओं को ऐसा कर देगा कि इन्हें ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी। तो हमें मतलब खाली एक नुकसान नहीं है, यहाँ लिखा है सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करोगे मतलब पेट्रोल ही अच्छा हो तो बढ़िया है। यदि आप उसे जबरदस्ती अच्छा बना रहे, TEL मिला के, टेट्रा इथाइल लेड मिला के, लेड आपने उसमें मिला दिया उसे ज्यादा अच्छा जबरदस्ती बनाने के चक्कर में, तो इससे तो वायु प्रदूषण और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड भी उत्पन्न होगी इससे। तो आपको सीसा रहित पेट्रोल इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे पेट्रोल पंप्स पे आपने देखा होगा लिखा हुआ लेड फ्री पेट्रोल, सीसा रहित पेट्रोल, देख लेना ध्यान से, कहीं ना कहीं मिल जाएगा।
तीसरा तरीका है गैसोलीन के स्थान पर सीएनजी या एलपीजी का उपयोग। आप जो गैसोलीन यूज करते हो, गैसोलीन का मतलब पेट्रोल होता है, अभी बताया था मैंने। आप गैसोलीन यानी पेट्रोल को उपयोग करना कम करो, उसकी जगह सीएनजी और एलपीजी वाले वाहनों का प्रयोग करो। इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम उत्पन्न होती है। जो आपका सीएनजी या एलपीजी है, इसकी बर्निंग 60% से ज़्यादा होती है। इसमें साइड प्रोडक्ट बहुत कम बनते हैं। आपको पता है पेट्रोल जलाओगे तो धुआं बहुत निकलेगा, बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा। जबकि एलपीजी में ना तो धुआं निकल रहा, घर में जब आप खाना बनाते हो एलपीजी से, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस ही तो आ रही है हमारे यहाँ सिलेंडर्स में भर के। जब इस पे आप खाना बना रहे तो इसमें कहीं धुआं निकल रहा क्या, या राख निकल रही, या आपके बर्तन काले हो रहे? इसका मतलब यह है कि एलपीजी की बर्निंग लगभग 100% होती है। इसीलिए जो गाड़ियां एलपीजी या सीएनजी से चलती हैं उनका माइलेज इसीलिए तो बढ़ जाता है। अब बच्चे नॉर्मली सोचते हैं कि पेट्रोल से कोई गाड़ी चल रही तो उसका माइलेज कम है, और जब उसे हम सीएनजी या एलपीजी से चलाते हैं तो माइलेज बढ़ जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पेट्रोल का बर्निंग परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 60% है, जबकि एलपीजी और सीएनजी का बर्निंग परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली 100% है। तो जो फ्यूल 100% बर्न हो रहा, वो तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ाई देगा, इंजन की पावर भी बढ़ा देगा, और इंजन की माइलेज भी बढ़ा देगा, एवरेज भी बढ़ा देगा उसका। ठीक है, और उससे प्रदूषण भी कम होगा क्योंकि हमारा ईंधन 100% जल रहा है, तो प्रदूषण तो कम होगा ही। तो ये तो हुए कार्बन मोनोऑक्साइड को रोकने के तरीके, कि किस तरीके से आप कार्बन मोनोऑक्साइड पर कंट्रोल कर सकते हो। अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड की रोकथाम। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की रोकथाम के क्या तरीके हैं? नंबर 1, वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड को N2 या NH3 में बदलने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए देखो मैं बताता हूँ। भाई वाहनों से जो नाइट्रोजन निकल रही है, उसके जो ऑक्साइड निकल रहे हैं, जैसे NO निकल रहा है, NO खतरनाक है और NO2 खतरनाक है, ये दो ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड खतरनाक हैं बस। वैसे तो नाइट्रोजन के 5-6 तरह के ऑक्साइड होते हैं, ज़्यादा ही होते हैं। नाइट्रोजन के कई ऑक्साइड हैं पर वे वायु प्रदूषण का कारण नहीं है। यही दो ऑक्साइड हैं जो वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। और इनमें कहा कि आप जब वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है उसमें NO और NO2 गैस है, कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि ये दोनों गैसें नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएं, यानी इनका ऑक्सीजन अलग हो जाए और ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाए। नाइट्रोजन को आप वातावरण में छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस की तरह व्यवहार करती है वातावरण में। वातावरण में, हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस है ना, पता है ना आपको। और कम मात्रा में अमोनिया बन जाए, कम मात्रा में, ध्यान रखना, अमोनिया में इसे कन्वर्ट कर दो नाइट्रोजन के ऑक्साइड को, पर कम मात्रा में। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने की। यदि ज्यादा मात्रा में अमोनिया उत्पन्न कर दी तो इससे भी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, एक तो तरीका यह है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए। दूसरा तरीका यह है कि औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली NO व NO2 गैस को HNO3 या HNO2 में बदलकर पुनः उपयोग में लाना चाहिए। मतलब आपकी जो फैक्ट्रियां हैं उनसे जो NO और NO2 गैस निकल रही है उसे आप नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड में बदलो, और ये एसिड फिर दोबारा से प्रयोग में आ जाएंगे। एसिड तो प्रयोग में आ जाएंगे इंडस्ट्री में। ठीक है, कुछ ऐसी व्यवस्था करो, इससे आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड को ज्यादा मात्रा में बनने से रोक सकते हो। ठीक है, अच्छा, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं उससे बचा जा सकता है। तीसरा है सल्फर के ऑक्साइड्स की रोकथाम। सल्फर के ऑक्साइड SO2 और SO3, इनमें ज्यादा खतरनाक है SO2। इसके लिए क्या करना चाहिए? सल्फर रहित ईंधन का प्रयोग करना। भाई सल्फर रहित ईंधन, ऐसा ईंधन प्रयोग करो जिसमें सल्फर ना हो, क्योंकि सल्फर होगा तो आप उसे जलाओगे, ईंधन को जलाओगे तो सल्फर के ऑक्साइड तो बनेंगे ही जलाने से। जलाने का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड तो बनेंगे ही। तो आपको ऐसा ईंधन प्रयोग करना चाहिए जिसमें सल्फर ना हो। दूसरा, कोयले से सल्फर रहित द्रव या गैस या ईंधन बनाना। कोयले में सल्फर होता है, मैंने बताया था आपको इससे पिछली वीडियो में भी। कोयले में क्या होता है? सल्फर। तो कोयले से सल्फर रहित लिक्विड तैयार करो, या कोई सल्फर रहित गैस तैयार करो और उसे ईंधन की तरह प्रयोग करो।
नंबर 3, गैसीय ईंधन से सल्फर को पृथक करना। जो हमारा गैसीय ईंधन है उसमें से भी सल्फर को अलग करके फिर इस्तेमाल करो। ठीक है, तो ये तरीके हैं सल्फर के ऑक्साइड से छुटकारा पाने के। और उसके बाद हम आते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 पर है हाइड्रोकार्बन की रोकथाम। हाइड्रोकार्बन भी गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, इनसे आप कैसे बचोगे? देखो मैं आपको बताता हूं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आपने रोकथाम करी थी, सेम वही चीजें यहाँ हैं हाइड्रोकार्बन में भी। ठीक है, देखो स्वचालित वाहनों में ईंधन का पूर्ण दहन होना चाहिए। आपके जो ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं उनमें कुछ ऐसी व्यवस्था करो कि उनमें ईंधन का क्या हो सके, पूर्ण दहन। ये बहुत काम की चीज है, ईंधन का क्या हो सके, पूर्ण दहन। यदि ईंधन पूर्ण रूप से जलेगा तो आपके साइड प्रोडक्ट कम बनेंगे, पक्की बात है। जो धुआं वहां से निकल रहा है उस धुएं में हाइड्रोकार्बन भी होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। ठीक है, सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग, ये भी बात हमने पढ़ी थी वहां। सीसा रहित पेट्रोल का प्रयोग हमें करना चाहिए, नहीं तो हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा बनेंगे। सीएनजी व एलपीजी का उपयोग, सीएनजी व एलपीजी का उपयोग हमें करना चाहिए। इससे बर्निंग 100% होती है और साइड प्रोडक्ट जैसे हाइड्रोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम बनते हैं, ना के बराबर। जब 100% बर्निंग हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनेगा बस। उसके बाद ये चौथा जो हमने चौथा और पांचवा लिख रखा है, ये सबके नियंत्रण के लिए है। सबके का मतलब ये चारों फैक्टर जो हमने पढ़े भाई, कार्बन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ये 4 मुख्य गैसीय प्रदूषक हैं। इन चारों पर कंट्रोल के लिए आप चौथा और पांचवा पॉइंट लिख सकते हो। चौथा पॉइंट है वृक्षारोपण। जितने ज्यादा पेड़ हम लगाएंगे, जितने ज्यादा पेड़ हम लगाएंगे उतना ज्यादा वातावरण हमारा शुद्ध होगा और ये फालतू की जितनी गैसें हैं जो वायु प्रदूषण या क्षोभ मंडलीय प्रदूषण उत्पन्न कर रही हैं, इनका प्रभाव समाप्त होगा। तो वृक्षारोपण अधिक से अधिक हमें करना चाहिए। नंबर 5 है जनसंख्या नियंत्रण। इन सारे प्रदूषण और सारी समस्याएं, दुनिया की जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की एक ही जड़ है, जनसंख्या वृद्धि। यदि आपने जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण कर लिया तो सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी, पक्की बात है बिल्कुल। जनसंख्या वृद्धि ही सबसे बड़ी समस्या है इस दुनिया की। यदि आप जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण कर लोगे तो सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। वे समस्याएं एक घर परिवार से लेकर पूरी दुनिया तक हैं। यदि जनसंख्या कम है एक घर परिवार में तो उसकी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी, और जनसंख्या कम है सारी दुनिया में तो सारी दुनिया, सारे संसार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी समस्या हमारी यही है, जनसंख्या। बस इसे कंट्रोल करो तो सारे प्रदूषण ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, बस आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। बीच बीच में वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो जरूर। So thank you very much for watching this video. Okay, bye.